गुड मॉर्निंग साथियों। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था उसमें 2 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और ये हम दूसरे पार्ट का जोड़ा गया था कांग्रेस अधिवेशन, वो आज यहाँ से शुरू करते हैं। आपको क्लास में हर एक बातें याद होंगी, बस आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको लगता है ऐसा ही क्लास में याद होगा कि नहीं होगा, तो आप स्टैटिक जीके की बहुत सारी इसमें लेक्चर प्लेलिस्ट में बन चुके हैं, वो जाके आप एक बार विजिट कर लो और शुरू से लेकर अंत तक बने रहो। अब क्लास की बातें क्लास में याद होंगी। ये 100% इस क्लास का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि रिवीजन का मतलब जो बात आपको क्लास में याद कराई जा रही है वो आपको इसी क्लास में याद भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 शार्ट रिवीजन। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो आयोजन वर्ष कब था? 1885 में स्थापना किया गया था, ठीक है। और पहले आयोजन स्थल कहाँ था? महाराष्ट्र में। पहला कहाँ? महाराष्ट्र में। आज के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। आप देख क्या रहे हैं? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देख रहे हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1835 में किसके अध्यक्षता में? एक्ट ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एक्ट ह्यूम के द्वारा। एक्ट ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र चटर्जी। आयोजन का वर्ष 1886 दूसरा है। पहला कब हुआ? 1885 में, और ये दूसरा 1886 में। कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी से क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। 1887 तीसरा होता है आपका। 1887 में कहाँ पर होता है ये? मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब। कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब। कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब। 1887 में बदरुद्दीन तैयब। पहला 85 मुंबई, दूसरा 86 कलकत्ता, तीसरा मद्रास। 87 मद्रास। पहले के व्योमेश चंद्र चटर्जी, 85 वाले के। 86 में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब। चौथा होता है आपका 1888 में। 1888 में, और भी कहाँ होता है? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। यहाँ पे कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले अंग्रेज अध्यक्ष किसमें थे? चौथे में, जो कब हुआ था? 1888 में। और ये कहाँ पे? इलाहाबाद में। कौन थे अंग्रेज अध्यक्ष? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 में जॉर्ज यूले। 85 मुंबई महाराष्ट्र, व्योमेश चंद्र चटर्जी। 86 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास, बदरुद्दीन तैयब। चौथा प्रयागराज, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। चलिए देखिए, एक आपका हुआ था 1896 में। कब हुआ था? देखिए, चार आपको याद करा दिए। अब पूरे जितने भी सेशन हुए थे, अब वो तो याद आप करोगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट उसको देख लो। तो आयोजन वर्ष था आपका 1896। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम साहनी। रहमतुल्ला एम साहनी। 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता। पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन 1896 कहाँ हुआ था? कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सैनी। रहमतुल्ला एम सैनी। 1896 कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। रहमतुल्ला एम साहनी। एक हुआ था कब? 1905 में कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ पे? बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आयोजन वर्ष 1905। कहाँ पे हुआ था? बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अधिवेशन 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में 1906 का अधिवेशन होता है। और इसके कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दूसरे में थे, याद है? 1886 कोलकाता में। अब 1906 में भी कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी। कहाँ? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में 1906। 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन। और यहाँ पर रहते कौन है? डॉक्टर रास बिहारी बोस। डॉक्टर रास बिहारी बोस। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस।
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, रासबिहारी घोष। ठीक है। 96 का कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सैनी। 1905 का बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 का कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। 1907 सूरत अधिवेशन, रासबिहारी घोष। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? लखनऊ में। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? लखनऊ में। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण। 1916 का 1916 का कांग्रेस अधिवेशन 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। आयोजन वर्ष 1916, यानी 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार। 1917 में कलकत्ता में 1917 में कलकत्ता में होता, जिनकी कौन बनती? एनी बेसेंट। तो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। और इसकी महिला कौन बनती है? एनी बेसेंट। तो ये आप ये याद रखिएगा, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी में प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो कि एनी बेसेंट। 1917 कब? 1917 में। चलिए। कांग्रेस अधिवेशन 1919 कहाँ पे होता है? अमृतसर में। कांग्रेस अधिवेशन 1919 कहाँ पे? अमृतसर में। अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू जी। अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू जी। अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू जी। 1919 अमृतसर में। और इसके अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए। आवेदन वर्ष कब होता था? 1920। 1920। 1920 कहाँ पे? 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष थे सी विजया राघवाचारी। श्री विजया राघवाचारी। 1920 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका नागपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सी विजया राघवाचारी। कौन थे? सी विजया राघवाचारी। ठीक है। और 1900 में एक विशेष सत्र, यदि पूछेगा कि 1920 में कांग्रेस का विशेष सत्र, तो आप कहोगे कलकत्ता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। 1920 का विशेष सत्र, वो सेशन जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन का, वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और लाला लाजपत राय। और 1920 में ऐसे हुआ था कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में। और कौन थे इसके? सी विजयाराधाचारी। कौन थे? सी विजयाराधाचारी। आयोजन वर्ष आयोजन वर्ष 1924। आयोजन वर्ष 1924। आयोजन वर्ष 1924। आयोजन वर्ष 1924। आयोजन स्थल कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में। 1924 बेलगांव कर्नाटक। कौन आते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1924 कहाँ पे? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अध्यक्ष महात्मा गांधी। अध्यक्ष महात्मा गांधी। अध्यक्ष महात्मा गांधी। अध्यक्ष महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव। और 1925 में आती हैं सरोजनी नायडू कानपुर में। सरोजनी नायडू कानपुर। 1925 सरोजनी नायडू कानपुर। अब उसे प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। और 1917 में प्रथम महिला के 1917 में एनी बेसेंट कोलकाता से। ठीक है। ऐसी महिला दूसरे नंबर पे है, लेकिन भारतीय महिला पहली है, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट जी जो थी, ठीक है, वो भारतीय नहीं थी। तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और केवल महिला पूछे प्रथम महिला, तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट। और ये सरोजिनी नायडू जी 1925 कानपुर। और सरोजिनी नायडू गांधी जी के जस्ट बाद आती है। गांधी जी आते हैं 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में। महात्मा गांधी के तुरंत बाद अगले साल ही 1925 कानपुर से सरोजिनी नायडू। अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। अब देखिए 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक बार आपका और आए थे, बताइए कब? मोतीलाल नेहरू बताया था आपको हमने। 1919 में आए थे। कब आए थे? 1919 अमृतसर। 1919 कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू जी। और मोतीलाल नेहरू कब आते? 1928 कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। 1919 अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1929 का लाहौर अधिवेशन देखिए। 1928 कहाँ पे हुआ था आपका? कलकत्ता में। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। देखिए 1928 में जो हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पे?
कलकत्ता में कौन आया था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो 1929 में उनके जस्ट पिता थे, एक साल बाद उनके पिता उनके पुत्र आते हैं। कौन? 1929 लाहौर अधिवेशन। और ये होता है जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग। 1928 कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू आते हैं। मोतीलाल नेहरू 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी 1919 में। लेकिन 1928 कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, इनके जस्ट एक साल बाद इनके पुत्र आते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग। 1931 कराची अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयोजन वर्ष 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन। नलिनी सेन गुप्ता कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता। 1933 कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1928 कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू। 1919 अमृतसर अधिवेशन, क्या नाम था इनका? मोतीलाल नेहरू। चलिए 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू। 1936 जवाहरलाल नेहरू। 1929 कराची लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का हम इकट्ठे आपको याद कराते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू कितने हो गए? जवाहरलाल नेहरू पहले आपका 1929, बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। 1929 याद करिएगा। 1929 कहाँ पे? लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू फिर कब आते हैं आपका? 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पड़ता है? गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन कहाँ? गुजरात में, और सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 त्रिपुरा अधिवेशन कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अपना त्याग देते हैं और सीताभी पटाभी रमैया को ये पद दे दिया जाता है। तो 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरा अधिवेशन। 1939 त्रिपुरा अधिवेशन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, सुभाष चंद्र बोस। 1938 कहाँ पे? हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस। और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन और मध्य प्रदेश। और ये क्या होता है? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अपना पद त्याग देता है ना, पद त्याग देते हैं। 1939 त्रिपुरी, मध्य प्रदेश, सुभाष चंद्र बोस। आयोजन वर्ष 1946 मेरठ। 1946 मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी 1946। 1946 मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी। 1946 मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी 1946 मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी। चलिए ये हो गए आपके पूरे जितने आपके राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन थे। अब याद रखिएगा 1835 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, संस्था का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और ये इसके कौन थे अध्यक्ष? एक्टे ह्यूम। कौन थे? एक्टे ह्यूम। और चौथा अधिवेशन जिसमें जॉर्ज ह्यूल, प्रयागराज, ठीक है, 1988। और इसके पहले मुस्लिम इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरा अधिवेशन याद रखिएगा जो कहाँ हुआ था? मद्रास में, 1887। और कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। इसको याद रखिएगा कब हुआ था ये हुआ था आपका 23 जून 1757। 23 जून, डेट याद रखिएगा, डेट पूछ लेता है। 23 जून 1757 प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 प्लासी युद्ध। 23 जून 1757 प्लासी युद्ध। 23 जून 1757
प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757। पहला 23 जून 1757। देखिए यहाँ के जो बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला जी। कौन? सिराजुद्दौला जी। सिराजुद्दौला जी यहाँ के बंगाल के होते हैं नवाब। ठीक है। और फिर मतलब सिराजुद्दौला क्या होती है? नवाब होते हैं वहाँ के। और रॉबर्ट क्लाइव कौन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है। यानी हम कहें कि प्लासी का वार किसके बीच हुआ था, तो कहोगे सुन। देखिए सर, जो आपका 1723 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी है, इसमें बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला। और फिर उसके बाद अंग्रेजों के साइड से कौन आता है? तो आता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए युद्ध के पूर्व जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, जिसका नाम क्या है? मीर जाफर। क्या नाम है इसका? मीर जाफर। मीर जाफर जो होता है, जो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे हमारे, उनके सेनापति, ये युद्ध के पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, अपनों के साथ गद्दारी करता है। नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करता है। कहा जाता है कि ये युद्ध बिना लड़े मीर सिराजुद्दौला जी ये युद्ध हार चुके थे। ठीक है। देखिए इस युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर नवाब बनने के लिए ही अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जमीन प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति थी। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, जो आपका देखिए ये वाला भाग है मैप में। ठीक है। जो आपका ये मैप में भाग है, ये जो ये पूरा कौन सा भाग था आपका? जो पूरा आपका ये भाग था, इतने पे इन्होंने क्या किया? बंगाल, सॉरी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मुक्त व्यापार करने का इनको लाइसेंस मिल गया, अनुमति मिल गया। सिराजुद्दौला को हराया। देखिए बैटल कब हुआ था? बैटल हुआ था आपका सर का होगा 23 जून 1757। कौन था वो? बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेजों की साइड से कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब कौन थे बंगाल के? हमारे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर युद्ध से पहले क्या होता है? अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और ये युद्ध सिराजुद्दौला जी हार जाते हैं। कहा जाता है कि ये युद्ध बिना लड़े मीर जाफर, सॉरी, सिराजुद्दौला जी हार चुके थे। मीर जाफर ऐसा क्यों करता है? नवाब बनने के लिए, तो उनको नवाब बना देते हैं सब। 24 परगना की जमीन प्रदान की किसको? जी, नवाब बैठने के बाद मीर जाफर जब गद्दी बैठता है तो 24 परगना जमीन प्रदान की अंग्रेजों को। और बंगाल जो एरिया बना है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। किसको? अंग्रेजों को। अब आती ही बात बक्सर। अब आता है किसका? बक्सर का, जो हुआ था कब? 1764 में। बक्सर का वार कब हुआ था? 1764 में। तो इसका भी डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर वार। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए बक्सर वार कब बताया था आपसे, याद कर लीजिए, 22 अक्टूबर 1764। और ये प्लासी वार आपको कब याद रखना है? प्लासी वार आपको याद रखना है 23 जून, 23 जून 1757। 1757। देखिए बक्सर में 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में अंग्रेजों का सफल नेतृत्व कौन किया? हेक्टर मुनरो। कौन आया था? हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम। और कौन था? मीर कासिम। और मीर कासिम सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरगीन खान। कौन कर रहा था? गुरगीन खान। कौन कर रहा था? जो मीर कासिम थे, मीर कासिम के सेनापति कौन होते हैं? गुरगीन खान। गुरगीन खान। और अंग्रेजों की साइड से हेक्टर मुनरो। और बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव आया था। और बक्सर के बारे में जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी जाती है, इसमें कौन होते हैं? मीर कासिम बंगाल से, इनके सेनापति गुरगीन खान। और अंग्रेजों की साइड से नेतृत्व करने आता है हेक्टर मुनरो। कौन आता है? हेक्टर मुनरो। सुराजुद्दौला जी थे इसमें। सुजाउद्दौला, देखिए सुराजुद्दौला ने सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय, ये क्या होते हैं? 3 लोग होते हैं। यानी कि सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ी जाती है। और इसमें जीतता कौन है? हेक्टर मुनरो। कौन जीतता है? हेक्टर मुनरो। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? जीत जाती है। इसके बाद होता है आपका, देखिए 1764 में होता है बक्सर का वार। और ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है? इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं।
दो जोड़ों में इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं। कहा जाता है कि बक्सर का ही इजहारना इंडिया मतलब इंडिया में यानी हमारे भारत में इनको खुली तौर पे इनको रास्ता मिल जाता है इंडिया पे शासन करने के लिए, अतः यहाँ से इनकी व्यापार और ऊंचे लेवल पे बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं हम इलाहाबाद की संधि। अब बक्सर में कौन था? सुजाउद्दौला, मीर कासिम, ठीक है। अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, मीर कासिम बंगाल पे, और शाह आलम द्वितीय हो गए, ठीक है। सुजाउद्दौला, इसको आपको याद रखिएगा। आपको डेट याद रखना है 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। सुजाउद्दौला कौन थे? आपके अवध के नवाब, कासिम, बंगाल का शाह आलम द्वितीय क्या थे? मुगल सम्राट। जीता कौन? हेक्टर मुनरो। इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। तो किस युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि होती है? तो बक्सर के बाद 22 अक्टूबर 1764 के बाद होता है 1765 में इलाहाबाद की संधि। चलिए देखते हैं अब इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि बताया था 1765 में, 1700 बक्सर बाद 1764 के बाद दो बार होती है। पहला होता है आपका 12 अगस्त को। कब होता है पहला? पहला होता है आपको 12 अगस्त। पहला होता है आपका 12 अगस्त 1965, और एक होता है 16 अगस्त 1965। तो देखिए 12 अगस्त में शाह आलम द्वितीय जो होते हैं, शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल मुगल सम्राट, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य होता है, अंग्रेज गवर्नर। जीता कौन? हेक्टर मुनरो। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव वही है जो बैटल ऑफ प्लासी में था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्या होती है? संधि होती है, प्रथम संधि, जो होती है कब? 12 अगस्त 1765 को। कंपनी को शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार मतलब ये आपका ठीक है, बात समझिएगा। जो आपका ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको दीवानी मिल जाती है किसको? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको मिल जाती है? ये मिल जाती है आपको शाह आलम द्वितीय को। किसको मिलती है? शाह आलम द्वितीय को। इसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, कहता है कि भैया आप तुम पेंशन लेते रहो शाह आलम द्वितीय जी, ठीक है। जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, 26 लाख का वार्षिक पेंशन पाओ और शांति से एकदम बैठे रहो, ज़्यादा इधर उधर ना करो। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, किससे? कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र किसे लिया? अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन था? अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। कौन थे? सुजाउद्दौला। सुराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। ये कौन है? अवध। इनसे क्या मांगा? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? शाह आलम द्वितीय को। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसको सौंप दिया? शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। ये हो गया 1764। तो अब याद रखोगे कि जो सर पहली संधि हुई थी, से पहली 12 अगस्त 1765 को थी। तो पहला हुआ था किसके बीच? शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक का था और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, जो ये वाला भाग था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी इनको प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो अवध का नवाब थे कौन? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को हेक्टर क्या कहता है? ये रॉबर्ट क्लाइव दे देता है। अब बात आती है कब? जो इलाहाबाद की होती है द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765। तो क्लाइव और अवध अवध के नवाब कौन है? सुजाउद्दौला, जिनसे कड़ा और बंगाल का क्षेत्र लेकर, नहीं, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसे दे दिया? दे दिया ये शाह आलम द्वितीय को। अब देखिए जो दूसरा हुआ था हमारा 17 अगस्त 1965। अब ये होता है किसके बीच? क्लाइव एवं नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट। कंपनी को दूसरे से क्या होती है? टैक्स फ्री व्यापार करने की इनको अनुमति मिल जाती है। टैक्स फ्री अनुमति करने की अनुमति इनको मिल जाती है। तो यहीं से क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूत हो जाती है। 1764 के बाद ही कहा जाता है कि उनका मतलब वर्चस्व हमारे यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दो डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1965 और 16 अगस्त 1965। 12 अगस्त किसके साथ? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और फिर ये होता है आपका सुजाउद्दौला के साथ।
और हराता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। लड़ा कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट चलिए अब देखिए मैसूर विजय। कौन सा? मैसूर विजय। तो विजयनगर के पतन के बाद, विजयनगर के पतन के बाद मैसूर के वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। कौन? मैसूर। तो मैसूर कब उभरा? तो विजयनगर का जब पतन हो गया तो एक वाडियार वंश के रूप में मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। हैदर 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था। क्या होता है? फौजदार। जो हैदर अली थे। कौन? हैदर अली। ये हैदर 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ था और फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, और फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक यानी कि मॉडर्न वेपन्स का स्थापना किया। शस्त्रागार यानी कि वेपन्स जहाँ रखे जाते हैं क्या कि वहाँ पे उसका स्थापना कौन किया? हैदर। हैदर उसमें थे क्या 1755 में? तो डिंडीगुली के क्या थे? फौजदार थे और फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार स्थापना किया। मैसूर स्वतंत्र मैसूर कब उभरा स्वतंत्र राज्य के रूप में? तो कहेंगे सर विजयनगर साम्राज्य जब समाप्त हो गया तब वो वाडियार वंश के रूप में, वाडियार वंश के रूप में मैसूर की उत्पत्ति होती है, उभरता है। और हैदर जो है इस पे 1755 में डिंडीगुला की ये क्या होते हैं? फौजदार होते हैं और फ्रांसीसियों के माध्यम से मॉडर्न वेपन्स, ठीक है, का शस्त्रागार क्या करते हैं? ओपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 1761 ईस्वी में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बना। किसका बना? 1755 में क्या करा था? अभी डिंडीगुला में फौजदार नियुक्त हुआ था, ठीक है। और 1761 में वास्तविक शासक कौन बनता है? हैदर। कौन? कहाँ का? मैसूर का। और 1776 ईस्वी में 1761 में बनता है, 1761 में बनता है, ठीक है। और 1776 कब? 1776 में मैसूर का राजा घोषित हुआ। वास्तविक शासक बना कब? 1761 में। और 1776 को स्वयं को मैसूर का राजा घोषित किया, स्वयं को मैसूर का राजा। विजयनगर की समाप्ति, वाडियार वंश के रूप में मैसूर उभरता है। 1755 में डिंडीगुला के ये फौजदार होते हैं। ये फ्रांसीसी के माध्यम से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। 1761 में वास्तविक शासक होता है और 1776 में स्वयं को मैसूर का राजा घोषित कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब याद रखेंगे? 1767 से 69 तक। 1767 से 69 तक क्या याद रखेंगे? ये क्या आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर से एक बार लिख के याद करेगा आप इसको। कहेगा सर 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, सॉरी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। मराठों और निजाम में से संधि कर, मराठों निजाम से संधि कौन किया? अंग्रेज। संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हैदर अली कहाँ शासक है हमारे? तो 1761 में बैठते हैं और 1776 में खुद को कहाँ का राजा? मैसूर का राजा घोषित करते हैं। तो जो अंग्रेज हैं मराठों और निजाम से संधि के बाद अब हैदर के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों ने अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? वो अंग्रेज अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखते हैं। किसके सामने? हैदर जी के सामने। हैदर जी मैसूर की गद्दी पर कब बैठे? 1761 में वास्तविक शासक के रूप में उभरे और 1776 में स्वयं को राजा बताया। कहाँ का? मैसूर का। नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखिए ये जो हुआ कब था? ये आपका ये हुआ था आपका 1767 से 1769 के बीच में। कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर से लड़ना शुरू किए और ये हार गया तो संधि का प्रस्ताव रखा। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, मद्रास की संधि। क्या बोलेंगे? मद्रास संधि। कब? 1769 में के बाद ये समाप्त हुई। यानी प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त कब होती है? तो होती है मद्रास की संधि, जो किसके बीच होता है? हैदर और अंग्रेज के बीच। 1769 में मद्रास की संधि के बाद युद्ध को समाप्त माना जाता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज देखिए
जब हारने लगते थे, इनकी नीति क्या थी, जब हारने लगते थे तो संधि कर लेते थे, लेकिन ये फिर आपको हराने के फिराक में ही रहते थे। कब किया था ये संधि? तो किया था 1769 में। क्यों? क्योंकि चला ही था आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। 1769 में क्या होता है, मद्रास की संधि होती है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, ऐसे कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे। कितने हुए थे? 4। तो पहला आपको बताया मैं 67 और 67 से 1767 से 69 तक। चलिए अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो कहेंगे 1780 से 84 और प्रथम 1764 से 1769 में क्या हुआ था? हैदर जी अंग्रेजों के थ्रू हार गए और उसमें कौन गद्दी पा गया था? टीपू सुल्तान। तो 1780 में हैदर अली ने प्रथम में हार गए थे, मैंने कुछ गलत रिलेट किया है। प्रथम में तो क्या होता है कि हैदर जी युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मद्रास की संधि से अंग्रेजों क्या करते हैं? युद्ध को समाप्त मानते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? 1780 में हैदर अली कर्नाटक में आरकाट पर आक्रमण करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है, आरकाट में। फिर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच पोटोनोवा का युद्ध होता है। कौन युद्ध होता है? पोटोनोवा का युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली पराजित हो जाते हैं। इसमें हैदर अली क्या होता है? पराजित हो जाता है। इसमें हैदर अली पराजित हो जाता है, जिसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बनता है। तो सुनिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो होता है सबसे पहले 1780 से 84, ये डेट आपको याद होना चाहिए। फिर 1780 में कर्नाटक के आरकाट पर आक्रमण होता है, ठीक है, यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। 1781 में पोटोनोवा का युद्ध होता है हैदर अली अंग्रेज के बीच, ठीक है, हैदर अली जिसमें पराजित होते हैं, और हैदर अली की जस्ट मृत्यु एक साल बाद 1782 में हो जाती है। इसके बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है, अगला शासक टीपू सुल्तान बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दूसरा दूसरा कब से कब था? दूसरा था आपका 1780 से 84, टीपू सुल्तान बन गया शासक, ठीक है। टीपू सुल्तान क्या होता है? बन गया शासक, टीपू सुल्तान शासक बनता है। अब चलिए तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? तो याद करेंगे 1790 से 92, दूसरा 1780 से 84, दूसरा 1792। 82 में गद्दी कौन आ गया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध। अंग्रेजों के इसी आधार पर टीपू ने क्या किया था? फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था युद्ध के लिए। 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कौन था उस समय? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। टीपू को श्रीरंगपट्टनम के स्थित किले में क्या करता है? घेर लेता है और उन्हें संधि करने को मजबूर करता है, उनसे संधि करने का मजबूर करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस क्या करता है? श्रीरंगपट्टनम में इनको घेर लेता है टीपू सुल्तान को, और इनको मजबूर करता है संधि के लिए। क्या करता है? संधि के लिए। इसके बाद होता है क्या? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये देखिए, अब ये कहेंगे सर ये कब हुआ था? दूसरा हो गया 1790 से 92, तो ये हुआ आपका 1799 में। 1799 में हुआ, ठीक है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान था, टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए प्रयास किया और नेपोलियन को क्या करता है? पत्र लिखता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास, नेपोलियन को यह पत्र लिखता है। 4 मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजों की संयुक्त सेना से लड़ते हुए मारा गया। कब? 7 मई को। 4 मई को 1799 में संयुक्त सैन्य सैन्य किससे? अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो मैसूर उत्पत्ति कब हुई थी? उभरा था, कहेंगे सर वाडियार वंश था ये, और विजयनगर समाप्ति के बाद आया था, जिसमें 1755 में 1755 में डिंडी कुल के कौन थे? फौजदार थे हैदर। हैदर की मृत्यु कब हो जाती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1782 में। फिर गद्दी पे कौन आता है? आपका टीपू सुल्तान आता है। टीपू सुल्तान भी कब मारा गया? टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया, ठीक है। और ये घेरा कब गया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92। घेरा कौन था? कॉर्नवालिस।
चौथे में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए ये क्या कहते हैं, नेपोलियन को पत्र लिखता है और 1799 में युद्ध में मारा जाता है लड़ते हुए 1799 में। फिर अब क्या होगा, पूरा नियंत्रण किसे हो गया, अंग्रेजों के हाथ में। पुराने वाडेयार वंश के अल्पायु शासक किस राजदूत है, कौन है अब बचा कौन शासक यहाँ पे, वाडेयार वंश, यानी कि ये मैसूर जो वाडेयार वंश उभरा ना, वो कौन है अब शासक, कौन बचा, अल्पायु नहीं, छोटा सा बच्चा कौन, किस राजदूतीय को सत्ता सौंप कर सहायक संधि कर ली, किस राजदूतीय को संधि कर, ठीक है, सत्ता सौंप कर चले गए। अब देखिए संधि कर, संधि करने का मतलब ये हो गया, हमने आपको दे दिया सत्ता, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे जो भी उत्पादन हो, जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी नियम कानून है, वो सब किसकी चलेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल, किसका किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल का। तो अब देखिए इसको एक पेज में हम समराइज करते हैं कैसे, देखिए हम पूछे प्रथम कब हुआ था सबसे पहले, तो कहोगे आप सब 1767 से 69। यहाँ पे क्या होता है, मद्रास की संधि 1769 में होती है, यहाँ पे जीता कौन, हैदर जी जीतते हैं। दूसरा होता है आपका 1780 से 84, इसमें क्या होता है, हैदर 82 के ही दशक में मारा जाता है और टीपू सुल्तान बनता है शासक। तीसरा होता है आपका 1790 से 92, 1790 से 92, इसमें क्या होता है, इसमें कानवालिस क्या करता है, जो टीपू सुल्तान बैठता है 1782 में गद्दी पे, तो अगला शासक बनता है 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद, उसको श्रीरंगपट्टनम की किले में घेराबंदी करता है, इनसे मजबूरन इनसे करता है कि आप संधि करो। और चौथा होता है कब, 1799, और ये 4 मई 1799 को अंग्रेजों के संयुक्त सैन्य से लड़ते हुए पराजित हो जाते हैं और वही मारे भी जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण करके शासक, जो वाडेयार वंश के शासक हैं अल्पायु, किस राजदूतिया को सत्ता सौंप कर चले जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कौन, आंग्ल मराठा वर्ष संघर्ष, आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़िए। अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ हुआ, यानी आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय, 3 बार मुठभेड़ हुआ, यानी युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज अंतरिम रूप से क्या हुए, विजयी हुए। नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया गया, किसको, नारायण राव के पुत्र कौन है, माधव, नारायण राव के पुत्र माधव राव को जब पेशवा घोषित किया जाता है, तब रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद ली। हर बार देखिए अंग्रेजों का साथ कौन दिया, कोई अपना ही साथ दिया है। नारायण राव का पुत्र माधव राव जब बनता है पेशवा, तो रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से साथ मिल जाते हैं। उसने सूरत की संधि 6 मार्च 1775 में किया गया, सूरत की संधि कर लेता है, सूरत की संधि, यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ी, ठीक है। अंग्रेजों की मदद मांगी और उसने सूरत की संधि की, यानी कौन, रघुनाथ राव, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, कब किया, 6 मार्च 1775, और यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध का क्या होता है, उद्भव होता है, मान लीजिए शुरुआत होता है आंग्ल मराठा का, न्यू यहीं पर 6 मार्च 1775 सूरत संधि। अब देखिए सूरत संधि में हुआ क्या था, वो पढ़ लेते हैं। सूरत संधि 1775 में हुआ था, 6 मार्च 1775 सूरत की संधि। इसके तहत पेशवा का पद के बदले नजराना और बंबई के सेट सॉल्सेट वसीन द्वीप का क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित किया गया। क्या किया गया, इस जो सूरत की संधि थी, इसके तहत पेशवा का पद के बदले नजराना, ठीक है, मतलब क्या कि आप हमें यदि पेशवा बना देते हैं, मतलब अंग्रेज की मदद मांगता है, कब, जब नारायण राव के पुत्र माधव राव को पेशवा बनाया जाता है, उसके बदले में क्या देता है, नजराना, उसके बाद बम्बई से सॉल्सेट और बस्सीन द्वीप का क्षेत्र अंग्रेजों को देन में दिया, मतलब कि अंग्रेजों को संधि में दे दिया। सूरत संधि बम्बई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई, किसके बीच हुई, रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता था। अब पेशवा बन कौन गया था, माधव राव, कौन थे, नारायण राव के पुत्र। और ये किसके बीच हुआ, ये रघुनाथ राव के बीच हुआ, क्योंकि यही अंग्रेजों से हाथ मिलाता है और सूरत संधि का था। इसमें क्या होता है, जो कुछ नजराना देता है, यानी कुछ पैसे वैसे, ठीक है, हीरे जवाहरात पहले तो होते थे, सब थे, तो बम्बई के सटे सॉल्सेट बसीन द्वीप को क्या कहता है, अंग्रेजों को दे देता है।
ये ठीक है 1700 और यही कहा जाता है कि 6 मार्च 1775 को जो ये सूरत संधि होती है, यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध का क्या होता है, नींव पड़ता है। आंग्ल मराठा युद्ध का नींव पड़ जाता है। चलिए आगे देखिए आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो इसको याद रखेंगे 1775 से 1775, 6 मार्च 1775 क्या हुआ था, सूरत संधि। और ये आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82। ठीक है, कितने साल चला यार, 7 साल चला। ठीक है, 7 साल। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782। 18 मई 1775, 18 मई 1775 को आरस के मैदान में, कहाँ पे, आरस के मैदान में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775, 18 मई 1775 कहाँ पे, आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा सेना के बीच हुई। अंग्रेजों और मराठा सेना के बीच हुई। अब मराठा क्या हो गए, हार गए। मराठा क्या हो गए, हार गए। तत्पश्चात क्या हुआ न, पुरंदर की संधि। तो कहेंगे पुरंदर की संधि कब हुई, तो कहोगे सर पुरंदर की संधि प्रथम आंग्ल मराठा 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। जो कि मराठा हार जाते हैं तो पुरंदर की संधि होती है। कब से कब तक चला था ये, 1775 से लेकर 1782। अब पुरंदर की संधि कब होती है, 1776 है। पुरंदर की संधि होती कब है, 1776 में। कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई। कब, कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना के दरबार में हुई। कौन सी, पुरंदर संधि 1776 की। पुरंदर संधि क्यों होता है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा हार चुके थे, जो कि हुआ था 18 मई 1775 को। बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने विरोध किया। बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, विरोध किया। बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने विरोध किया। ठीक है, पुरंदर संधि। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82। अब होने का रीजन क्या बताया, सूरत संधि बताया, जो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 6 मार्च 1775 को। अब ये रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, वो भी क्योंकि माधव राव जो थे हमारे, जो कि नारायण राव जी के पुत्र थे, ये माधव राव जी पेशवा बन चुके थे। पेशवा बनने की दिली इच्छा किसकी थी, रघुनाथ राव इसलिए क्या करता है, सूरत की संधि करता है। सूरत की संधि करता है जब, तो बम्बई के सालसेट जो बसीन द्वीप है उसको क्या करता है, अंग्रेजों को दान में देता है, नजराने के रूप में दे देता है। 6 मार्च 1775 को ये होती है आपकी सूरत की संधि। उसके बाद होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से लेकर 1782 में होता है। 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर संधि में क्या होता है, कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना के बीच, ये पूना दरबार में होता है, पूना दरबार में होता है। और बम्बई सरकार जो होती है इसका विरोध करती है। बम्बई सरकार जो होती है अंग्रेजों की, वो इसका विरोध करती है। अब देखिए बसीन की संधि। अब आता है पारी किसका, बसीन की संधि का। तो पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी थी। ठीक है। और बसीन बसीन कौन सा है, वही बम्बई का जो सालसेट बसीन द्वीप था, जो अंग्रेजों को दिया था। ठीक है। पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। और पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दी। कब, ये जो सूरत अधिवेशन सॉरी सूरत जो समझौता किया, सूरत संधि किया, कब, 6 मार्च 1775 को। कौन किया, रघुनाथ राव ने। ये वो बात कर रहा है कि पेशवा को अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों को सौंप दी। और पूना में उन्होंने अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया। और सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। चलिए आगे देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। और यही बात कहें हम, फर्स्ट रिवाइज करिए, पहला कब हुआ था, तो कहोगे सर 1776 में पुरंदर की संधि हुई। 1776 यानी कि 1775 से 82, 1775 से 82, 1775 से 82। और द्वितीय कब हुआ, 1803 से 1803 से 1805, 1803 से 1805। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में, किसके, आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दक्कन में था, दक्कन में, तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत के मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए गए। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था, वो वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन का क्षेत्र और जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध किया गया। असफल अभियान था, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेज ही जीते हैं। 1803 से 1805 वेलेजली कहाँ में, दक्कन के क्षेत्र में, और जनरल लेक उत्तर भारत के मराठों के विरुद्ध ये
इनका सफल अभियान था अंग्रेजों का 1803 से 5, और पहला हुआ था 1775 से लेकर 1782। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं जब हम, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो टकराव होती है वो अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग, कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर शुरू हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर शुरू हुआ। इसका अंतिम जो चरण था वो लॉर्ड सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग के आने पे शुरुआत हुआ। युद्ध का बड़ा कारण क्या था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की दमनकारी जो नीतियां थी, कौन थी, दमनात्मक नीति थी, दमनकारी इनकी नीतियां थी। उसका क्या रीजन था कि तृतीय मराठा युद्ध था। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था, 1816 से 19 में, 1816 से 19 में। पहला हम बात करते हैं तो 1775 से 82, दूसरा 1803 से 1805, और तृतीय होता है 1816 से 1819। पहले में पुरंदर की संधि 1776 और बसीन की संधि होती है, ठीक है। और सूरत संधि से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को हुई थी। और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। कौन था, वेलेस्ली के नेतृत्व में दक्कन का क्षेत्र और लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत का क्षेत्र अंग्रेजों का सफल अभियान था। और तृतीय जो होता है ये होता है किसी कारण, लॉर्ड हेस्टिंग कारण, और जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग है इसके दमनात्मक नीतियों के कारण ये तृतीय मराठा युद्ध शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं कि अंग्रेजों और मराठों के बीच जितने युद्ध हुए उनमें कौन कौन संधियां हुई। तो सूरत की संधि कब हुई थी, तो कहोगे 6 मार्च 1775। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, माधवराव बन गए थे नारायण राव के पुत्र। तो रघुनाथ और अंग्रेजों के बीच, ये तो मैंने कई बार रिवीजन करा, आपको याद हो गया। अब है सालबाइक संधि। सालबाइक संधि देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, हुआ था ये 1775 से लेकर 82। इसी में बताया था आपको मैंने 1776 पुरंदर की संधि। अब है सालबाई की संधि। सालबाई संधि 1782, सालबाई संधि 1782, सालबाई संधि 1782, ठीक है। और एक हुआ था इसी में क्या, बसीन की संधि 1800, नहीं बसिंग संधि तो आगे ना, 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से कहाँ हुआ, 82 में, 1775 से 82 में, 1775 से 82 में। सालबाई की संधि कब हुआ था, सालबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच, किसके बीच हुआ था, सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार में अंग्रेजों के बीच हुआ था। पूना दरबार में अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि 1782 में, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था। और एक और संधि थी जो 1802 में होती है। कौन थी वो संधि, बसिन की संधि होती है, जो कि पेशवा ने अपनी स्वायत्तता क्या की थी, अंग्रेजों को सौंप दी थी। और पेशवा ने सूरत नगर कंपनी के हवाले कर दिया था। सूरत नगर कंपनी हवाले हुआ बसिन की संधि 1802। और बसिन जो द्वीप था, बसिन द्वीप, वह क्षेत्र सूरत की संधि में ही अंग्रेजों को दे दिया गया था रघुनाथ राव जी के द्वारा। वही समझौता भी किए थे सूरत की। आ ही गया, देखिए बसिन संधि की बात कर रहे थे ना। देखिए बसिन संधि 1802 में हुआ था। कौन, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। तो बसिन द्वीप जो होता है ना, ये तो बसिन द्वीप जो है हमारा, ये क्षेत्र पहले अंग्रेजों को दान में कौन दिया था, रघुनाथ राव जी, ठीक है। लेकिन ये जो संधि होती है बसिन की संधि 1802 में, बसिन की संधि कब होती है, 1802 में। बसिन की संधि कब होती है, 1802 में। ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच होती है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। लेकिन बसिन द्वीप सूरत की संधि में ही रघुनाथ राव जी के द्वारा दे दिया गया था। बसिन की संधि 1802, बसिन की संधि 1802, बसिन की संधि 1802 किसके बीच, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 1803, देवगांव की संधि 1803 भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। आपको अब याद होना चाहिए कि सर 1803 से 1805 का समय रहा, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय काल रहा है। तो देवगांव की संधि कब होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा में होती है 1803 में, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच, किसके बीच, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का संधि होता है। नेक्स्ट देखिए, संधि अर्जुन गांव की संधि। कौन सी संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में होता है। 1803 से 5 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच, 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 ठीक है, सिंधिया था अंग्रेजों के बीच। और जो हुआ था देवगांव की संधि वो 1803 में किसके बीच हुआ था, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। और जो जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि है 1803, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। संधि राजपुर घाट की संधि 1805 में होता है।
और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। तो संधि राजपुर घाट की संधि 1805 होलकर और अंग्रेजों के बीच, किसके बीच? होलकर और अंग्रेजों के बीच। होलकर और अंग्रेजों के बीच राजपुर घाट की संधि 1805। 1805 राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। 1803 में देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच। 1803 में सुरजी अर्जुन देव गांव की संधि। 1803 सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ था? 1803 से 1805, 1803 से 1805। अब आता है नागपुर की संधि। नागपुर की संधि कब होती है? 1816 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हमारा चला है 1816 से 19। 1816 से 19, 1816 से 19, ठीक है। इसमें हुआ किसका था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे धनात्मक नीतियां लॉर्ड हेस्टिंग टाइम पे 1816 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। और भोसले और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था? एक हम आपको और बताए थे कौन हुआ था? देवगांव 1803। देवगांव 1803 की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच। अब भोसले और अंग्रेजों के बीच होता है नागपुर की संधि 1816 से 19 भोसले और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में। और तृतीय मराठा काल, तृतीय आंग्ल मराठा 1816 से 19। तो 17 इन्हीं के बीच में हुआ होगा 1817, यानी सिंधिया अंग्रेजों, सिंधिया अंग्रेजों के बीच, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। फिर लास्ट आता है आपका पूना की संधि। कौन आता है? पूना की संधि। कौन आता है आपका? पूना की संधि 1817। और तृतीय चला कब से था? आंग्ल मराठा 1716 से 19, यानी ये भी क्या होता है? बीच में। यानी कि 1817 में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, द्वितीय कौन है? वही बसिंग संधि 1808 वाले, ठीक है। बसिंग संधि 1808 वाले। तो बाजीराव द्वितीय था अंग्रेजों के बीच होता है कौन सी? पूना की संधि 1817 में। 1817 में पूना की संधि होता है बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में? बाजीराव द्वितीय था अंग्रेजों के बीच में। और फिर आपका देन लास्ट है मंदसौर की संधि कब? 1818 में। 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच? होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। और एक बात आपको याद होगा कि मैंने बताया था 1805 में राजपुर घाट की जो संधि होती है वो भी होलकर और अंग्रेजों के बीच में होती है। होलकर और अंग्रेजों के बीच होती है। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच। और मंदसौर की संधि 1818 होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। तो चलिए ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देन जो आपका पार्ट पार्ट थर्ड आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, भाग 3 आएगा, यानी पार्ट थर्ड जो आएगा वो आपका गांधी युग से स्टार्ट करें। कहाँ से? गांधी युग से, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए। वेरी ऑल द बेस्ट।